विप्रो का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। ऐसे टाइम पे क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या सब कुछ बेच के भाग जाएं? क्या आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में क्रैश होने वाला है? जो भी आपके मन में ऐसे सवाल हैं, इन सब का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, ये जो भी चीजें मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, ये सारा मेरा पर्सनल व्यू, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। हो सकता है मैं इस चीज में गलत भी हो जाऊं, ठीक भी हो जाऊं। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो अपना एनालिसिस जरूर से करिए, अपने एडवाइजर को जरूर से पूछिए। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूं कि किस तरीके से हम चार्ट्स को अप्रोच दे सकते हैं और किस तरीके से अपना एक डिसीजन बना सकते हैं। ये किसी भी तरीके से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस करना किस तरीके से है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वहां पे देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है विप्रो का। सो ये हमारे सामने विप्रो का डेली चार्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले एक बार हम इसको वीकली चार्ट करके देख लेते हैं कि एक बड़ा ट्रेंड हमें पता लग सके कि बड़ा ट्रेंड क्या है। तो बड़ा ट्रेंड डेफिनेटली एक काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड है, काफी अच्छे बुल फेस में है स्टॉक एंड ऊपर जा रहा है। बट यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि ये कोविड के बाद से, अगर हम कोविड लॉस से देखें तो 150-160 रुपीज से ऊपर 750 के आसपास हो गया स्टॉक, और अगर हम प्री कोविड लेवल से देखें दैट इज 250 रुपए के आसपास से तो 750 हो गया। तो हम इसको ये मानेंगे कि स्टॉक 3 गुना यहाँ से हो गया, ठीक है, 250 रुपए से 750 हो गया, जो कि एक एक्चुअल चाल है। ये कोविड वाला फॉल अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद यहाँ पे ये क्रैक कर रहा है। अब उसके बाद क्रैक्ट कितना कर चुका है? 40% कर चुका है। तो अभी तो एक नॉर्मल चीज है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं कि हाँ कुछ है तोबा हो गई है, ठीक है। हाँ फॉल आ रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉल है, काफी ब्रूटल फॉल है। बट यस हमें चीज समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट्स ऐसे वर्क करती हैं, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो सारी उम्र ऊपर जाता रहता है। बट यहाँ पे हमें डेली चार्ट में थोड़ी बहुत चीजें पता लगेंगी। अब सबसे पहले जब हम ऐसा चार्ट देख रहे हैं तो हमारे सामने एक ये सवाल आना चाहिए कि ये जो भी फॉल हो रहा है क्या ये करेक्शन है या फिर कुछ खराबी है? दैट इज स्टॉक के अंदर ही कोई खराबी आ रही है, चार्ट के अंदर ही कोई खराबी आ रही है। जब तक तो ये करेक्शन है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज करेक्शन क्या है, कोई भी स्टॉक में चल सकती है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक की करेक्शन भी चल सकती है। बट अगर वो करेक्शन ही है और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं ब्रेक कर रहा है तो अच्छी चीज है, ठीक है, बिकॉज करेक्शन तो होनी है हर स्टॉक में। बट अगर वो करेक्शन जो है वो कोई और चीज में बदलनी शुरू हो जाती है, वो कंपनी कुछ खराब होनी शुरू हो जाती है, तो हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ये एक, अब ऐसे में क्या है ना, हमें इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करने होते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया ये है जो कि इसने जनवरी से लेकर यहाँ पे 2021 अप्रैल मई तक यहाँ पे टाइम बिताया था। उसके बाद इसमें एक नई चाल शुरू हुई थी। अब ये जो करेक्शन थी ये बेसिकली इस पूरे ट्रेंड की करेक्शन थी। अब वो कैसे हमें पता लगेगा? तो वो हमें पता लगेगा, हम इसको टाइम वाइज देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था ये शुरू हुआ था अप्रैल में और ये ट्रेंड ऊपर खत्म हुआ है अक्टूबर के आसपास, ठीक है। तो अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने का ये पूरा ट्रेंड था। उसके बाद ये सारी जो हो रही थी अक्टूबर से शुरू हो गई, तो आप समझो कि मार्च तक, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 4-5 महीने की इसने करेक्शन कर ली थी पूरी। तो जब तक तो ये हो रहा था, ये था इस पूरे ट्रेंड की करेक्शन, ठीक है। अब ये हम कैसे देख सकते हैं कि ये पूरी हो गई थी या नहीं हो गई थी? तो उसके लिए यहाँ पे हम जो फिबोनाची लगा सकते हैं, जो कि आपको पता है मेरा मोस्ट यूज्ड टूल है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसने नीचे यहाँ पे मारा था ये था अराउंड 61% की रिट्रेसमेंट थी इस पूरे ट्रेंड की, ठीक है। 6 महीने का ट्रेंड था, 4-5 महीने की करेक्शन हुई, रिट्रेसमेंट पूरी हो गई, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया। बट उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे देखो, अगर तो आप लाइक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जब यहां से घूमना शुरू हुआ था ऊपर, तो तब ये हमारे लिए बाय लिस्ट में आ गया था कि हाँ ये अभी यहां से अपनी करेक्शन पूरी करके ऊपर जा सकता है। बट जैसे यहाँ पे ये नीचे आना शुरू हो गया और इसने इन लॉस को ब्रेक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा ले सिंपल सी, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं, नीचे कर लेते हैं, हाँ। तो ये लॉस को जब इसने ब्रेक करना शुरू किया यहाँ पे, तो ये सिग्नल क्या दे रहा है, ये चार्ट क्या बोल रहा है? जैसे मैंने कहा ना कि चार्ट पे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये चार्ट ये बोलना चाह रहा है कि मैं जो भी करेक्शन कर रहा हूं वो मैं इस ट्रेंड की नहीं कर रहा हूं, मैं ये बड़े वाले ट्रेंड की करेक्शन करना चाह रहा हूं, ठीक है। बिकॉज अभी तक तो हम यही मान रहे हैं कि स्टॉक में करेक्शन हो रही है, ठीक है, क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आपने स्टॉक मार्केट्स देखा है पहले तो आपको पता होगा कि स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं, वो करेक्शन करते करते चलते हैं। तो ये नॉर्मल करेक्शन है, कोई ऐसी है तो बनी है, ठीक है। तो अब यहां पे सिग्नल हमें ये मिला इस कैंडल के बाद कि ये अपनी करेक्शन को बढ़ा रहा है। अब वो करेक्शन को बढ़ा रहा है तो कहां तक जा सकता है उसका हमें देखना है। उसके लिए सबसे पहली चीज तो वही है कि आप नीचे वाली स्पॉट को मार्क कर लो। नीचे वाली स्पॉट कौन सी है? ये वाली, जहां पे इसने जनवरी से लेकर पूरा अप्रैल तक टाइम बिताया था और अभी करंटली उसी के आसपास खड़ा है। बट यहां पे हम लगाते हैं एक बार फिर से फिबोनाची। अब वो फिबोनाची हम कहां पे लगाएंगे? वो लगाएंगे हम नीचे वाले ट्रेंड से। सो आई होप आपको एक फिबोनाची की एक नई चीज पता लगी होगी कि हाँ आप टाइम को कैसे साथ में देख सकते हो कि किसी ट्रेंड ने कितना टाइम लिया है चलने में और कितना टाइम लिया उसने करेक्ट करने में, ठीक है। जब ये लॉस ब्रेक होने शुरू हो गए तो हमें डायरेक्ट सिग्नल मिल गया कि ये अभी अपने अगले टाइम फ्रेम पे जाएगा, दैट इज अपनी अगली फिबोनाची अगले ट्रेंड की करेक्शन करेगा। अब वो 38% की तो यहीं पे आ रही थी, दैट इज 512 के आसपास, बट उससे भी नीचे यहाँ पे कहां पे जा सकता है? 50% के आसपास। 50% की कहां आ रही थी? वो आ रही थी 445 के आसपास।
और करंटली स्टॉक कहाँ खड़ा है 459 के आसपास, और इसने लो लगाया है अपना 450 का, और रिट्रेसमेंट है 445 की, तो मतलब 5-6 रुपये भी पड़े, तो हो सकता है रिट्रेसमेंट करने नीचे भी आ जाए, या फिर हम इसको यहीं पे अपनी इसकी करेक्शन खत्म मान लें। बट अब चीज क्या है ना, देखो 50% की रिट्रेसमेंट एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट है, बट आने को स्टॉक 61% पे भी आ सकता है, और वो कौन सी है, वो है 377। तो अब यहाँ पे बात क्या है, बात यह कि अगर तो यहाँ पे ये होल्ड कर लेता है, दैट इज विप्रो अगर यहाँ पे होल्ड हो जाता है, बिकॉज एक पुरानी अपनी रेजिस्टेंस भी है, दैट इज पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट की तरह काम करेगी, तो अगर तो यहाँ पे होल्ड कर गया विप्रो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे 61% की रिट्रेसमेंट पे आ सकता है, दैट इज 377। जब तक ये 377 से ऊपर है तब तक हम यही मानेंगे कि ये पूरा एक ट्रेंड था, ये उसकी करेक्शन कर रहा है, और कोई ऐसा क्रैश वगैरह वाला सीनारियो नहीं है, तब तक हमें सिर्फ इसमें ये बाइंग के लिए ही देखना है। मतलब अगर मैं होता तो मैं बाइंग के लिए देखता, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाइंग करने से पहले, उनकी हम बात बाद में करेंगे, बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये 377 का जो एरिया है, यहाँ पे हम एक बार ना एक लाइन लगा लेते हैं, तो 377 पे हम लाइन लगाते हैं, एंड देन हम इसको बाद में रिव्यू करेंगे कि ये जो एरियाज हैं ये हमें आगे कहाँ पे जो है हिंट कर रहे हैं, बिकॉज देखो एरिया सेम ही होते हैं, चाहे आप ट्रेंड लाइन लगाकर देख लो, चाहे आप मूविंग एवरेज लगाकर देख लो। अब ये 377 का जो एरिया है आप देखोगे यहाँ पे भी इसने कुछ टाइम होल्ड किया हुआ है, बट अगर हम इसको वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इसकी एक इसी के आसपास जो है वो इसकी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज भी है, तो 200 की मूविंग एवरेज एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करती है, जैसा हमने बात करी थी, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो। तो अगर ये यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा नीचे मारकर यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है, तो देखो अगर यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, दैट इज ये जो हमने बात करी 445 450 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया और सस्टेन करना शुरू कर गया, तो फिर वहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाएगी, फिर वहां पे इसका साथ में टाइम भी बढ़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई भी करेक्शन जो है वो सिर्फ प्राइस वाइज ही होती है, करेक्शन दोनों तरीके से होती है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे टाइम वाइज हो रही है, यहाँ पे जैसे ऊपर टाइम वाइज कर रहा था, तो देन इसने प्राइस वाइज भी करी है। अब अगेन यहाँ से अगर ये प्राइस वाइज और बढ़ाएगा तो साथ में टाइम भी बढ़ाएगा। अब वो टाइम कितना होगा, क्या होगा, वो हम उसको धीरे धीरे रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है। वो हमें जैसे जैसे सिग्नल मिलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे फिर हम देखेंगे। सो ये तो हमने देख लिया कि स्टॉक कहां तक आ सकता है, क्या चीजें कर सकता है, दैट इज 61% की रिट्रेसमेंट कर सकता है, पुरानी यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। बट बात आती है कि अगर इसमें हमें एक्शन लेना है, बाय करना है, सेल करना है, वो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। तो देखो एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक कर रखे हैं, दैट इज इतनी बड़ी ऊपर इसने करेक्शन करी, उसके बाद फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया नीचे, तो यहाँ पे जब तक ये इस लाइन के ऊपर नहीं आता है, कम से कम ये जो इसकी सपोर्ट थी, तब तक तो आपको इसमें कोई भी अग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। देखो ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर तो आपको इसको शॉर्ट सेल भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड में, तो आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम। बट बात आती है कि अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हो तो फिर क्या चीज है, फिर भी मैं आपको एक चीज यही सजेस्ट करूंगा, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो, जो मर्जी हो, स्टॉक कभी भी खराब हो सकता है, कोई भी कंपनी खराब हो सकती है, और ये 450 वाला विप्रो 100 रुपए 200 रुपए भी आ सकता है, ठीक है। बिकॉज वही है कि आपको मानकर चलना पड़ेगा इस चीज को, तो इसलिए आपको अग्रेसिव पोजीशंस यहां पे नहीं लेनी है, आपको यहां पे सिर्फ कुछ अपना क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है। आपको विप्रो पसंद है, ऊपर 750 का हाई है, अभी 460 रुपीज में मिल रहा है, दैट इज अराउंड 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। आपने समझ लीजिए आप इसके 1000 शेयर लेना चाहते हो, आप 100 शेयर 200 शेयर यहाँ पे ले लो, उसके बाद जैसे यहां से घूमना शुरू होगा थोड़ा सा और इन लेवलों के ऊपर आना शुरू होगा, दैट इज 530 के ऊपर आना शुरू होगा, सस्टेन करना शुरू करेगा, तो आप अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने 200 शेयर पहले लिया, आप फिर 200 शेयर 250 शेयर और ले सकते हो। उसके बाद जब ये फाइनली इन लेवल्स को क्रॉस कर देगा, दैट इज यहां पे हम एक लाइन लगाते हैं, बिकॉज ये क्या था, ये यहां पे इसने पहले एक बार सपोर्ट ली, 2 बार सपोर्ट ली, उसका उसको ब्रेक कर दिया, फिर उसका यहां पे इसने वापस आया, रीटेस्ट किया, दैट इज ये रेजिस्टेंस की तरह काम करी और यहां से गिर गया। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता है, दैट इज मोर प्रिसाइजली 610 611 के ऊपर जब तक ये नहीं आता है, तब तक इस स्टॉक में कोई भी एक अच्छी खासी नई ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी। तो इसलिए आपको जब तक इससे नीचे है तब तक कोई भी बड़ा पंगा नहीं लेना है कि हाँ बहुत ज्यादा पोजीशन बना ली, कुछ भी कर लिया, बिकॉज नीचे जाने का कोई लिमिट नहीं है यार। देखो कहीं भी जा सकता है और कितने टाइम भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 1 साल 2 साल और खड़ा हो जाए स्टॉक, तो इसलिए आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक ये प्रूव नहीं कर देता कि हाँ मैं अप ट्रेंड में आ चुका हूं, मैं वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला हूं, तब तक आपको हैवी पोजीशन नहीं बनानी है। थोड़ी पोजीशन यहां बना ली, अगर यहां पे 61% पे आ गया तो एडिशनल ऐड कर लिया, अगर यहां से घूमकर ऊपर आ गया तो ऐड कर लिया, और जब फाइनली इन लेवल्स को क्रॉस कर देगा तो आप अपनी मेजर पोजीशन इसमें बना सकते हो। ये मैं अपना बता रहा हूं कि अगर मैं इसमें पोजीशन बनाना चाहता तो मैं इस तरीके से बनाता। अब यहां पे ना एक बहुत ही बड़ा सवाल चल रहा है हर किसी के दिमाग में कि क्या आईटी सेक्टर का टॉप लग गया है या फिर आईटी सेक्टर गिरने वाला है। नैस्डैक को लोग देख रहे हैं कि नैस्डैक कितना गिर गया, तो इंडियन आईटी कैसे बच जाएगा। तो उसके लिए एक चीज देखते हैं। अब वो क्या है, यहाँ पे ना मैं आपको एक पैरेलल चैनल सा बनाकर दिखाता हूँ, दैट इज मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ कि आप हाइस को मिलाकर जब ट्रेंड लाइन बनाते हो, तो यहाँ पे हमने एक पूरा चैनल सा बना दिया है
कि जिसके अंदर लाइक ये विप्रो ट्रेड कर रहा था इतने टाइम से, ठीक है। आप इसको चैनल कह लो, आप इसको कुछ भी कह लो कि डायनामिक रेजिस्टेंस थी। पहले यहाँ पे इसने 2007 में रेजिस्टेंस ली, उसके बाद 2010 में, देन 2014 में, देन 2019 में, एंड देन फाइनली इसने 2020 में इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। अब देखो गिरना चाहता तो यहाँ से गिर सकता था, दैट इज 2020 में भी यहाँ पे आया, फिर वापस आ जाता जैसे इतने 13-14 सालों से कर रहा था। बट इसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया और फिर अभी वापस वहां पे आ रहा है रीटेस्ट करने। हो सकता है यहाँ पे रीटेस्ट करने आ जाए, जैसे हमने बात करी कि 370 तक आ सकता है, 377 तक भी आ सकता है, बिकॉज वहां पे रेजिस्टेंस है। तो जब तक उससे ऊपर है तब तक तो हम यही मानेंगे कि अप ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि देखो एक चीज है, जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं कि विप्रो बहुत चल गया या फिर ये इंडियन स्टॉक्स बहुत चल गए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, 2007 में अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस था 120 के आसपास। 2010 में भी अगर आप देखोगे तो 130 रुपए के आसपास था, 160 का हाई था। 2015 में देखोगे तो हाई इसने लगाया था 250 रुपए का और फिर यहाँ पे नीचे आ गया 150 के आसपास। 2019 में देखोगे तो हाई लगाया 300 रुपए का और कोविड फॉल में फिर वापस आ गया 150 रुपए के आसपास। अब जिसने 2007 में विप्रो लिया था, समझ लीजिए उसने बिल्कुल हाई पे लिया था 130 पे, तो अगर आप देखोगे 2020 में भी आकर तो 160 पे था। उसने पिछले 13 ईयर्स में क्या कमा लिया? सिर्फ डिविडेंड कमाया, उसके अलावा तो कुछ नहीं कमाया, बिकॉज स्टॉक तो कहीं गया नहीं पिछले 13 साल में। बट लोगों को लग रहा है कि स्टॉक बहुत चल गया, बट असल में आप देखोगे स्टॉक चला नहीं है। स्टॉक चलना शुरू हुआ है अभी, जब ये इस अपने लाइक ट्रेंड लाइन से आप कहो रेजिस्टेंस इससे बाहर निकला है। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना कि ये पिछले 10, 12, 13 साल से कहीं नहीं गया है, ये सिर्फ एक अपनी करेक्शन ही कर रहा था। पूरी एक करेक्शन पीरियड ही था, ऊपर जाता था वापस आ जाता था। या तो आप इतने लाइक होशियार हो कि आप यहाँ पे नीचे लिया आपने 109 पे और ऊपर बिल्कुल ऊपर टॉप पे एग्जिट कर दिया, फिर नीचे ले लिया, फिर एग्जिट कर दिया, तो ऐसा तो शायद ही किसी ने करा होगा। तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मेरे हिसाब से अभी करंटली आईटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर करेक्शन कर रहा है, कर सकता है और ज्यादा कर सकता है, टाइम वाइज कर सकता है, प्राइस वाइज कर सकता है थोड़ी ज्यादा, बट ओवरऑल अगर आप बड़ी पिक्चर देख रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी भी ठीक है। एंड जिस लेवल की ये कंपनीज हैं मेरे हिसाब से इनको अभी फिलहाल कोई दिक्कत इतनी नहीं होनी चाहिए। बट अगेन अगर ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे आना शुरू होगा तो आपको एग्जिट करना है। वो हमने बात कर लिया ऑलरेडी कि 61% की ट्रेसमेंट दैट इज 370 वगैरह जो हमने बात करी है, उससे नीचे आकर अगर सस्टेन होना शुरू होता है तो फिर हम एक बार एग्जिट कर देंगे कि भाई मतलब कुछ और ही हो रहा है, तो इसलिए उससे नीचे हमें नहीं रुकना है। बट जब तक उससे ऊपर है तब तक मेरे हिसाब से विप्रो पॉजिटिव है एंड हम इसमें धीरे धीरे देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो लोग विप्रो में फंस रखे हैं थोड़े हायर लेवल्स के, उनके साथ शेयर करिए। एंड चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।